Look, it's it flyers, this is Gaurav and कई बार हमने देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए एक बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रेप्लिका रखकर अंडर वाटर ट्रेनिंग और जीरो ग्रेविटी की ट्रेनिंग दी जाती है। मगर यूं पानी में डूबकर आखिर जीरो ग्रेविटी का एहसास कैसे महसूस होगा? ऊपर से साल 2017 में नासा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए करीब 18,300 लोगों ने अप्लाई किया था, पर ऑलमोस्ट 2 साल के सिलेक्शन प्रोसेस के बाद चुने गए सिर्फ 11 लोग। एंड डू यू नो, मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्रीज होने के बावजूद भी ये हजारों एप्लीकेंट्स सिर्फ मेंटली फिट ना होने के कारण रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इतना कठिन होता है नासा का सिलेक्शन। बट एक हाईली क्वालिफाइड इंसान मेंटली अनफिट कैसे ठहराया जा सकता है? मोरओवर, नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट में ही बैठकर लोग उल्टियां करने लग जाते हैं, सो आखिर इन ऑर्डिनरी लोगों को रॉकेट लॉन्च के दौरान होने वाली गुदगुदी के लिए किस तरह ट्रेन किया जाता है? वेल, इन्हीं सब सवालों के साथ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ आर नासा's astronauts trained? हर 4 साल में एक बार नासा अपने अपकमिंग स्पेस मिशंस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस अनाउंस करता है, जैसे कि रिसेंटली 2021 की बैच के लिए मार्च 2020 में ही किया था। नाउ माइंड यू, एक नासा एस्ट्रोनॉट की जॉब के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है ये मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथ, यानी कि सिंपली पुट तो स्टेम सब्जेक्ट्स, एंड इसके साथ एटलीस्ट 2 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। अब काइंड ऑफ साउंड्स लिटिल इजी, राइट? ये तो ऑलमोस्ट हर साइंस प्रोफेशनल का बंदा करता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बट जस्ट थिंक अबाउट इट, जब इस चीज के लिए अप्लाई करने वाला हर कोई कैंडिडेट इतना हाईली क्वालिफाइड होता है और ऑलमोस्ट 1.25 सालों तक उसकी कड़ी इम्तिहान ली जाती है, और उसके बाद उसे ये कहा जाए कि सॉरी, तुम काबिल तो हो, मगर हमारे पास टोटल एप्लीकेंट्स में से सिर्फ अराउंड 0.1% लोगों के लिए ही वैकेंसी है। नाउ डज दिस साउंड वेरी अनफेयर? Well, if you ask me, मैं तो बोलूंगा कि ये एक तरह का जुआ है, जिसे जीतने के लिए इंसान अपना टाइम, मनी और एफर्ट्स तो डालता है, but the possibility of winning this jackpot is negligible। मिसाल के तौर पर साल 2013 की बैच के लिए करीब 6,000 लोगों ने अप्लाई किया था, पर सिलेक्ट हुए थे सिर्फ 8। देन 2017 की बैच 18,300 लोगों ने अप्लाई किया था, सिलेक्ट हुए सिर्फ 11। एंड नाउ रिसेंटली 2021 की बैच के लिए अप्लाई किया था 12,000 लोगों ने, लेकिन सिलेक्ट हुए सिर्फ 12। यानी अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। नंबर 1, 4 साल वेट करो अगली वैकेंसीज अनाउंस होने तक, जिसमें देयर इज स्टिल नो गारंटी दैट यू विल सक्सीड दिस टाइम। या फिर नंबर 2, लुक फॉर एन ऑल्टरनेट जॉब, जिसमें वही 4 साल डालने पर आप किसी नासा के एस्ट्रोनॉट जितनी अच्छी पे को एंजॉय कर पाओगे। बट अगेन there's a catch, because ग्रोथ का मतलब ही नई चीजों को लर्न करते रहना होता है, राइट? वरना आप उसी जगह पे स्टैग्नेंट रह जाओगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जॉब सेक्टर, जहां जॉब शुरू करने के बाद हमारी लर्निंग और ग्रोथ दोनों पर फुल स्टॉप लग जाता है, बिकॉज़ आप एक ही चीज को बार बार रिपीट पे करते रहते हो। और इसीलिए आई वुड पर्सनली स्टे, आपको ऐसी जगह पर जॉब करने की जरूरत है जहां लर्निंग और करियर ग्रोथ दोनों पर कभी ब्रेक नहीं लगता, और स्टार्टअप्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट फ्रेंड्स, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, दुनिया में ऐसे कितने ही लोग होते रहेंगे जिन्होंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट बनने के सपने देखे होंगे। सो हाउ एग्जैक्टली डू दे इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड? वेल, कई एप्लीकेंट्स अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ अनगिनत एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखते हैं, जैसे कि प्लेन उड़ाना या अंडर वाटर डाइविंग करना या सोशल वेलफेयर से जुड़ी चीजों में वॉलंटियर करना एक्सेट्रा। आई नो यू माइट थिंक कि ये क्या बेवकूफी है, स्पेस में तो हवा, पानी और लोग तीनों नहीं होते, तो प्लेन उड़ाना, डाइविंग या सोशल इंटरेक्शन, इन जैसे स्किल्स का वहां क्या काम? बट माइंड यू, ये स्किल्स अगर इन एप्लीकेंट्स के पास हो तो बाकियों के मुकाबले उन्हें सिलेक्ट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब वो क्यों मैं बताऊं? तो देखो यार, इवन इफ स्पेस में इन स्किल्स का एज सच कोई डायरेक्ट यूज नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन के बाद चुने हुए एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस में जाने से पहले जो 2-2.5 साल की ट्रेनिंग चलती है, उसमें ये स्किल्स बाकियों से आगे रहने में मदद करते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट हो गए मतलब बस अब तो स्पेस में जाना पक्का। एक्चुअल रियलिटी में तो स्पेसक्राफ्ट में कदम रखने तक इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप स्पेस में जाओगे ही जाओगे, बिकॉज सिलेक्शन के बाद भी करीब 2 सालों तक आपकी काफी इंटेंस ट्रेनिंग होती है, जिस दौरान कई मेडिकल टेस्ट की मदद से आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर लगातार नजर रखी जाती है। और इसीलिए नासा का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ही एप्लीकेंट्स ट्रेनिंग में काम आने वाले सभी स्किल्स को सीख कर रखते हैं, जिसके 2 फायदे हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी उन स्किल्स को सीख कर आए हो, नासा के ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग के वक्त आप पर कम मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर्स, जिन्हें पहले प्लेन उड़ाना और डाइविंग सिखाना पड़ता है। और क्योंकि आप ऑलरेडी उन स्किल्स को सीख कर आए हो, तो ट्रेनिंग
के वक्त आप एक्चुअल ट्रेनिंग पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो, लीडिंग टू रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल्स एंड एंजाइटी। यानी बेसिकली सिलेक्ट होना है तो अपनी हर एक छोटी बड़ी स्किल का जिक्र अपने रेज्यूमे में जरूर करना चाहिए। क्या पता कौन सी स्किल नासा को पसंद आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। बट बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, चलो एक बार के लिए हमने मान भी लिया कि आप सिलेक्ट हो गए, तब भी व्हाई आर वी सेइंग कि आप शायद कभी स्पेसक्राफ्ट में कदम तक नहीं रख पाओगे? Well, the reason is there's no room for errors in space missions. Back in the year 1959, जब नासा अपने पहले मैन मिशंस के लिए एस्ट्रोनॉट्स तलाश रहा था, तब उनकी पहली चांस थी एयरफोर्स के पायलट्स, क्योंकि स्पेस लॉन्च के दौरान जो इमेंस जी फोर्स पैदा होती है उसे सिर्फ एयरफोर्स के पायलट्स ही बिना बेहोश हुए या उल्टी करे झेल सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हुआ और नासा ऑर्डिनरी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को भी अपने स्पेस मिशंस के लिए तैयार करने लगा, मगर ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो यार देखो, ये जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए काफी कड़े सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, देयर इज नो डाउट कि वो अपने आप में ही बाकियों से बेहद होशियार होते हैं। लेकिन स्पेस में आपकी होशियारी से ज्यादा आपकी विल पावर, आपका क्विक डिसीजन मेकिंग, आपका टीम वर्क, यही सारी चीजें आपको जिंदा सही सलामत पृथ्वी पर वापस लाने में मदद करती है। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, वंस इन स्पेस यू आर ऑल बाय योरसेल्फ एंड देयर इज सीरियसली वेरी लिटिल रूम फॉर एरर। मिसाल के तौर पे व्हाट इफ स्पेस में लॉन्च होते वक्त जो एक्सट्रीम जी फोर्स पैदा होती है, उससे सारे एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गए या बीमार पड़ गए। वो अपने कैप्सूल को आईएसएस से अटैच कैसे करेंगे? वोंट दे डाई? या फिर व्हाट इफ उनके स्पेसक्राफ्ट या इवन आईएसएस के किसी पुर्जे में खराबी आ गई? उसे ठीक कौन करेगा? यानी अगेन दे माइट डाई फ्रॉम एन एक्सीडेंट। और फिर मिशन के अंत में री एंट्री के वक्त व्हाट इफ उनका स्पेस कैप्सूल समुद्र में अपनी डेजिग्नेटेड लैंडिंग साइट से कहीं दूर जाकर गिरा? I mean, उस वीरान समुद्र में उन्हें खोजने के लिए नासा को हफ्ते लग सकते हैं, which once again means that they might die. Now, on the top of all of this, अगर हम मान भी लेते हैं कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके पृथ्वी पर सही सलामत लौट आए, तब भी आपने जो एक्सपेरिमेंट्स वहां परफॉर्म किए होंगे, उनके रिजल्ट्स को काफी क्लियर शब्दों में लोगों को समझना भी तो पड़ेगा। What if आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम घटिया है? मिशन पर जाकर आने के बाद भी you would be considered useless। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन इश्यूज को टैकल करने के लिए you need to be well trained in these regards। और ट्रेनिंग के 2 साल के टाइम स्पैन में यही सब सिखाया जाता है। बट डू यू नो हाउ? वेल, सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान हुए इंटरव्यू राउंड से ही नासा को मोर और लेस ये पता चल जाता है कि मेंटली कौन कितना स्ट्रांग है और किस साइकोलॉजिकल स्टेट में है। इसीलिए ट्रेनिंग के वक्त जो डिसाइडिंग राउंड होता है वो होता है फ्लाइंग नासास T-38 ट्रेनिंग जेट्स, जिसे उड़ाने की ऑब्वियसली आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। बट बिकॉज इस ट्रेनिंग में आप अपने टीममेट्स के साथ फ्लाई करते हो, इससे इंसान 2 चीजें सीखता है। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन विद अदर पायलट्स एज अ टीम। नंबर 2, टू टैकल जी फोर्स। इसके ट्रेनिंग प्रोसीजर के बाद फिर बारी आती है लर्निंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द आईएसएस एंड द स्पेसक्राफ्ट की, जिसके लिए उन्हें ले जाया जाता है टू न्यूट्रल बॉयंसी लेबोरेटरी NBL। ये बेसिकली एक स्विमिंग पूल होता है which is 62 meters in length, 31 meters in width and 12 meters in depth with a water holding capacity of around 22.7 million liters। इस बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर ISS और स्पेसक्राफ्ट दोनों के सभी मॉड्यूल्स के फुल साइज रेप्लिकास रखे होते हैं, जिन्हें सीखने के लिए कैंडिडेट्स को करीब 7 घंटों तक पानी के नीचे बिताना पड़ता है। Now again, even this has 2 benefits. Number 1, पानी की buoyancy की वजह से ऑलमोस्ट स्पेस की जीरो ग्रेविटी जैसा एहसास होता है, और नंबर 2, ISS और स्पेसक्राफ्ट के सभी पुर्जों की प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। But there's a catch. ISS पर मौजूद रशियन मॉड्यूल का रेप्लिका रशिया के स्टार सिटी स्पेस सेंटर में मौजूद है और वहां के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। यानी ISS पर जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स को कंपलसरी रशियन लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है ताकि वो रशिया जाकर ISS के रशियन मॉड्यूल के बारे में भी सीख सके। खैर, आफ्टर दिस कम्स अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी ट्रेनिंग लाइक KC-135 एंड द प्रेसिजन एयर बेयरिंग फ्लोर। KC-135 फ्लाइट्स के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को पहले आसमान में ले जाया जाता है एंड देन उसमें कुछ इस तरह मैन्यूवर्स परफॉर्म किए जाते हैं जिससे करीब 20 से 25 सेकंड के लिए सभी फ्लोट होने लगते हैं और उन्हें उसकी आदत होने लगती है। I mean, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत उल्टियां करने के बाद, पर सिर्फ आदत होने भर से ही आप स्पेस में हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए फिर बारी आती है प्रेसिजन एयर बेयरिंग फ्लोर ट्रेनिंग की। इसमें आपको एक बेहद चिकने मेटल फ्लोर पर एक हवा की मदद से फ्लोट हो रहे हैवी ऑब्जेक्ट को प्रिसाइसली अपनी जगह पर प्लेस करना होता है। नाउ इट माइट साउंड इजी बट इट्स डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना स्मूथली मूव होता है कि मूव करने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसे रोकना, फॉर विच आपको काफी प्रिसाइसली ताकत लगानी पड़ती है। खैर, वंस यू मास्टर ऑल दीज थिंग्स, फिर बारी आती है सर्वाइवल ट्रेनिंग की।
बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया, हो सकता है कि पृथ्वी पर लौटते वक्त आपका स्पेस कैप्सूल डेजिग्नेटेड लोकेशन से कई किलोमीटर दूर जाकर लैंड हो, जिसके चलते आपको कुछ हफ्ते शायद अनफॉरगिविंग कंडीशंस में बिताने पड़े, जैसे कि घने जंगलों में, स्नो में, समुंदर के बीच, केव्स के अंदर एटसेट्रा। और इसीलिए ट्रेनिंग के वक्त एस्ट्रोनॉट्स को दुनिया भर के ऐसे एक्चुअल लोकेशंस में ले जाया जाता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कैंपिंग सिखाया जाता है और पानी के नीचे सांस लेना भी, ताकि वो वहां से इंपॉर्टेंट सर्वाइवल स्किल्स सीख कर लौटे। खैर, व्हाटएवर द केस में भी, जल्दी इसरो भी मैन्ड मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग उसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। बट लुकिंग एट हाउ इंटेंस द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इज, क्या आप फिर भी इस सपने को कंसिडर करना चाहोगे? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो। सब्सक्राइब फॉर मोर, और अगर आप भी स्टार्टअप वाली लाइफ चाहते हो, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।